PT 365 पॉलिटी की आ चुकी है। और जैसा कि आप एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और हम यहाँ पे आपके साथ पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपको इसमें से फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को स्टडी करना है या फिर कौन सी चीज़ को आगे स्किप करना है, क्योंकि सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल होगा अपने आप में। सो हम देखेंगे, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जहाँ पे आप देखेंगे ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, इसमें 10% का कोटा दिया गया था। अब ये आपको याद रखना है कि अभी तक 105 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में आर्टिकल 15 जो कि इनेबल करता है गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसके बाद में 16 आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इनेबल्स गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज मैंडेटेड इन 16(4). तो आपको 15 और 16, देखिए फंडामेंटल राइट से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो इस बार 15 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 से 100 से लेके 105 तक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। देखिए, क्रीमी लेयर बेसिकली सतानाथन कमीशन जो थी 1971, उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया था और इसको लागू किया गया था 1992 के अंदर। जिनकी भी जो आय है वह 8 लाख से इस वक्त, क्योंकि अभी पहले कम थी और बाद के इसको कई बार बढ़ाया भी गया है। इसके बाद हम देखेंगे इंदिरा साहनी जजमेंट, जो कि 50% रूल को फॉलो करता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में ओबीसी रिजर्वेशन की बात करेंगे। देखिए, जस्टिस रोहिणी कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सब कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी होता है? बिकॉज ऐसा हुआ है कुछ जातियां जो हैं एक कास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, या फिर कहें कि उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वह पूरा हो चुका है, और अब जो कुछ जातियां उस जाति के अंदर बची हैं उनके लिए काम करना है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, 3 बार या कहें 2 बार बैकवर्ड कमीशन आ गया है, जो कि पहला है 1953, दूसरा है 1979। 53 वाला काका कालेकर की अध्यक्षता में आया था और 1979 वाला बीपी मंडल की अध्यक्षता में आया था। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था 1992 वाला जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, उसको यहाँ पे यूज़ किया गया था। अब देखिए, 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वह ओबीसी के ऊपर ही था। नेशनल कमीशन, पहले ये स्टेटरी बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको बना दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है और ये कहता है कि जितने भी हमारे मैरिज को लेके जो भी नियम कानून बने हैं अलग अलग हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया और मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, उसको ये हटाता है और एक स्पेशल एक ही कानून सबके लिए लेके आता है। ऐसा डीपीएसपी में है, लेकिन जैसा आप जानते हैं डीपीएसपी कैन नॉट बी फोर्स्ड, तो उसको हटाने के लिए हमको इसको एक लीगल राइट इसकी बनानी पड़ेगी, जो कि जिसके ऊपर हमारा जो है एक अभी प्राइवेट मेंबर बिल आया है। देखिए, बिल भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल होता है, एक नॉर्मल बिल होता है जो कि गवर्नमेंट का मेंबर या फिर मिनिस्टर लेके आता है, और प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो कि गैर सदस्य यानी कि जो नॉर्मल मेंबर है या फिर पार्टी का हो या फिर अदर पार्टी का, क्योंकि वो भी ला सकता है बिल। इसके बाद में हम देखेंगे हेट स्पीच। देखिए, एनसीआरबी का एक रिपोर्ट है जो कि 500% राइज इन द केसेस ऑफ हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब होता है कोई ऐसी स्पीच जिससे जो है नफरत फैलती है। अभी आपने हाल में देखा होगा ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ, कोई लॉ इसको डिफाइन नहीं करता है, बस उसकी लीगैलिटी डिफरेंट रीजन्स, अगर किसी स्टेट ने वहाँ पे लॉ बनाया हुआ है तो वहाँ पे उसको फॉलो किया जाता है। लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे सेडिशन। ये 124A सेडिशन है, आईपीसी की धारा 124A, दिस इज कॉल्ड सेडिशन। और सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, और ये 1834 के अंदर थॉमस मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था, और अभी इस पर बात चल रही है कि कैसे इसको हटाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का
नुकसान करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, अगर किसी इंसान को स्टेट से नुकसान है, तो वो कहीं ना कहीं उसका विरोध कर सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, कभी भी हमें लगता है कि कोई इंसान है और वो आगे जाके समाज के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ होता है। और ये आर्टिकल 22 के अंदर जो है निहित है, और इसमें काफ़ी सारे रूल होते हैं, आपका एफआईआर से संबंधित है कि, और ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, 22 आर्टिकल को बहुत ढंग से आप पढ़ लेना, इसके सब पार्ट्स भी। इसके बाद में हम देखेंगे अनलॉफुल, ये बेसिकली इसी के अंडर जो है सारी चीज़ें हैं, उपा हो गया और भी कई सारे इस तरीके से एक्ट्स हो गए। इसके बाद देखेंगे फ़ोन टैपिंग। रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर का प्रोब हुआ और उन्होंने ये पाया गया कि उन्होंने 2019 के अंदर कई सारे लीडर्स का फ़ोन टैप किया। तो क्या कहीं ना कहीं फ़ोन टैपिंग हमारे राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है? हम ऐसे ही किसी का फ़ोन टैप नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट गॉट इनटू द न्यूज़। और हमारा इसके स्पेशल एक्ट्स भी बने हुए हैं। देखिए 21 के अंदर भी आएगा, सेवन्थ जो स्केड्यूल है अलॉन्ग विद कम्युनिकेशन, ये यूनियन लिस्ट के अंदर बेसिकली आता है। तो ये वाली चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक इंडियन टेलीफोनिक एक्ट है, दैट इज़ योर 1885, ये रेगुलेट करता है फ़ोन टैपिंग इन इंडिया। अब बात करते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। देखिए, अगर आपका कोई भी डेटाबेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है और आप उसको बुलाना चाहते हैं, मीन्स आप उसको हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो भी सर्वर्स या गवर्नमेंट डेटाबेस के अंदर है वो आप रिमूव कराएं या फिर वो आप इरेज कराएं, तो आप, ये इस पे चर्चा चल रही है, राइट टू बी फॉरगॉटन, एंड दिस शुड बी ऑल्सो इन आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और रिमूव फ्रॉम इंटरनेट सर्चेस डेटाबेस वेबसाइट एंड अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो हालांकि ये बहुत एब्सोल्यूट राइट नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अभी कोई ऐसा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो नहीं किया जाता है। और आप सब जानते होंगे के एस पुट्टास्वामी वर्डिक्ट, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, उसके तहत ही इसको भी मेंशन किया गया है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना है जो कि इसको स्पेसिफिकली डील करता है। अब हम देखेंगे अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, माइनॉरिटी स्टेटस इन इंडिया। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी स्टेटस को अभी कभी डिफाइन नहीं किया है। हालांकि आर्टिकल 350B मेंशंस अबाउट स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। हम लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दो तरह की माइनॉरिटी को हम डील करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और अलग अलग स्टेट्स ने इसके ऊपर लॉ बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी डिफाइन नहीं किया। अब देखेंगे सरना रिलीजियस डिमांड। देखिए, बहुत सारी 5 स्टेट हैं जिसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम, डिमांडिंग सेंटर रिकग्नाइज एक रिलीजन है जिसको बोलते हैं सरना रिलीजन। ये बहुत सारी जातियों का एक रिलीजन है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं। मींस किसी आइडल या फिर किसी देवी देवता की वर्शिप नहीं करते हैं, ये बेसिकली नेचर की वर्शिप होती है। तो इन्होंने बोला है कि स्टेट इसको रिकग्निशन दे, और ये 5 स्टेट्स के अंदर है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, दिमा। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि सरना इज़ अ टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस वेयर दे वर्शिप द नेचर। इसके बाद में आर्टिकल 370, आपको याद है कि ये 370 एंड 35A ये हटा लिए गए हैं, और अब इनको हटाए हुए 3 साल हो गए हैं। उसके बाद में जब आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर दोनों, लद्दाख दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो उसी के बारे में ये चर्चा है, क्योंकि इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं, और इसकी वजह से इनका सेपरेट फ्लैग था। अच्छा, आप सब में से सबको पता होगा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग कैसा दिखता था, और अभी वहाँ पे ये सब चीज़ें हट गई हैं, बिकॉज 370 एंड 35 ही ए, यही दोनों ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से स्पेशल प्रोविज़न मिले हुए थे। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 142, जो कि एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर 142, सुप्रीम कोर्ट
ने जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस था, आपने देखा होगा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। उनके पास एक सुसाइड बॉम्बर ने खुद को जो है प्रतिघात करके उनकी हत्या कर दी थी। अगर आपने कभी मूवी देखी हो मद्रास कैफ़े, तो वो काफ़ी इसका चित्रण करती है। तो 142 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लंबे समय बाद राजीव गांधी की असैसिनेशन केस के लोगों को बरी कर दिया है। इसके बाद में 145(5) द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ SC रूल्ड दैट मेजोरिटी व्यू ऑफ लार्जर बेंच विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द लेसर स्ट्रेंथ। देखिए 145 भी सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है, और इसमें बोला गया है कि जो भी मेजोरिटी होगी और कहीं ना कहीं उसका ही रूल चलेगा। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और एक प्रिस्क्राइब्ड चीज़ भी है। देखिए इतना हमने आज कवर किया। इसके आगे आप बने रहिए, हम टॉपिक टू टॉपिक एकदम